हेलो बच्चों बड़ी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कोई फॉर्मूला रिवीजन सीरीज लेके आओ। बच्चों मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करवाने वाला हूं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है जिससे करीब करीब 3 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं बच्चों, वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के फॉर्मूलाज का बच्चों एक जल्दी से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बाद बाकी बच्चों मैंने मॉडर्न फिजिक्स के 60 जेई मेन के पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जल्दी से जल्दी बच्चों उन पीवाईक्यूज को कर लो। न्यूक्लियर फिजिक्स के पीवाईक्यूज बच्चों भी अपलोड करने वाला हूं। हर दिन मैं बच्चों सुबह सुबह 8 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को टारगेट देता हूं और बच्चे जेई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और उनका हर एक क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन का जो लिंक होता है, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक जो है उस पीडीएफ में जस्ट क्वेश्चन के नीचे दे रखा होता है। क्लिक करते ही आपके पास वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सो बच्चों फॉर्मूलाज यहां से रिवाइज करो और जेई मेन के पीवाईक्यूज बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में जाकर प्रैक्टिस करो। सो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं जेई मेन 2025 के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज है जो हमें रिवाइज करके जाने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं स्टार्टिंग जब होती है ना मॉडर्न फिजिक्स की, वी टॉक अबाउट द फोटोन। फोटोन के बारे में बात करते हैं। फोटोन जो है एक तरीके से ऐसे बोला जाता है इट इज अ पार्टिकल ऑफ द लाइट। लाइट का जो पार्टिकल है उसको फोटोन बोलते हैं। मैं रिटन कंटेंट इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, मेरे लिखने में टाइम यूज वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जो लाइट का जो पार्टिकल होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं फोटोन। और फोटोन के पास बच्चों एनर्जी होती है, फोटोन के पास मोमेंटम होता है, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है और इसका रेस्ट मास 0 होता है। ये 4 चीजें और आपको पता होनी चाहिए बच्चों ना। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा या फिर एच इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी है ना। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है। एच की अगर कभी वैल्यू पूछी जाए तो बच्चों 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी ना एच की वैल्यू ध्यान रखना। सो बच्चों फोटोन के बारे में ये सारी बातें बताई। अब फोटोन के जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों वो बनते हैं नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द सोर्स पर सेकंड कितने होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको एक सोर्स दे रखा है, मतलब 2 तरीके के क्वेश्चन देखे मैंने ना कि किसी सरफेस पर कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे होंगे या 1 मिनट में कितने आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। या फिर कोई सोर्स 1 मिनट में 1 दिन में कितने फोटोन एमिट करेगा, मतलब कोई टाइम दे दिया जाए, या पर सेकंड कितने फोटोन एमिट कर रहा होगा। 2 तरीके के क्वेश्चन बच्चों इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर एक सोर्स है बच्चों जिसकी पावर पी है, मतलब एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर पी है और वो लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन अगर एमिट कर रहा है तो बच्चों यहाँ पे जो हर एक फोटोन होगा ना उसकी जो एनर्जी होगी वो एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होगी। अगर आपको एस सी की वैल्यू पता हो तो ये 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसको भी आपको फिर एंगस्ट्रॉम में ही रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई लैम्डा, वो भी आपको एंगस्ट्रॉम में रखना है। तो बच्चों अब आपको पता करना है कितने फोटोन पर सेकंड एमिट हो रहे होंगे। तो देखो बच्चों करते क्या है, 1 सेकंड में जो एनर्जी एमिट हो रही है ना उसको फोटॉन्स में डिवाइड कर दो। भाई 1 सेकंड में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो रही है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो रही है 1 सेकंड के अंदर, और हर एक फोटोन के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो नंबर ऑफ फोटोन 1 सेकंड में कितने एमिट होंगे, तो जो एनर्जी 1 सेकंड में आई दैट डिवाइडेड बाई 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो। 50 फोटोन पर सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वही यहां पे करना होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा रखना है इसको ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, यहाँ पे डॉट लगा देता हूं पर सेकंड के लिए ना। तो जो पावर है, पावर का मतलब होता है इतनी एनर्जी पर सेकंड एमिट कर रहा है। तो पावर डिवाइडेड बाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा बच्चों ना, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, आपके पास नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड बाई दी सोर्स आ जाएंगे। अब दूसरा केस बनता है बच्चों, मान लो कोई सरफेस है जिसका एरिया ए के बराबर है और उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से परपेंडिकुलरली। तो लाइट बच्चों इस एरिया पे आई इंटेंसिटी की लाइट इस तरीके से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है। अब इस पर अगर कोई पूछे कि कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट हो रहे होंगे, तो डॉट में इसलिए लगाता हूं पर सेकंड के लिए। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो इस पे एनर्जी आ रही होगी ना बच्चों पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड जो आ रही होगी, आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इस वाले सरफेस में जो एनर्जी पर सेकंड आ रही होगी वो आ जाएगी बच्चों आई इंटू ए के बराबर, ये होगी ई डॉट। ई डॉट बोले तो एनर्जी जो पर सेकंड इस सरफेस पे आ रही होगी वो आई इंटू ए के बराबर हो जाएगी। तो मेरे को अगर ये पता लग गया कि पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है और अगर मैं उसको 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं तो बच्चों मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे जो पर सेकंड आ रहे होंगे। ये 2 फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इन पर क्वेश्चन आए भी और आने के आगे भी चांसेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन के बच्चों ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई बोले टी टाइम में कितने फोटोन आ रहे होंगे, इसको बस टी से मल्टीप्लाई कर देना, पर सेकंड वाला पता लग गया, टी से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर भाई यहां तक?
तो एक तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, वो होते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेव के। डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेव के क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेव में क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों मान लो एक एम मास का पार्टिकल है। पहले तो मैटर वेव होती क्या है बच्चों, जिस तरीके से लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, दोनों तरीके के नेचर होते हैं, उसी तरीके से पार्टिकल का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही होगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल का जो वेव नेचर होता है उसको बच्चों, जब पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है ना, तो पार्टिकल की वेव को बोलते हैं मैटर वेव। और इसमें बच्चों फॉर्मूला थोड़े अलग लगते हैं। जैसे फोटोन के लिए जब एनर्जी लिखते हो ना बच्चों, फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी लिखते हो एच डिवाइड बाई लैम्डा या एच इंटू न्यू। लेकिन बच्चों ये वाला फॉर्मूला मैटर वेव के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल का अगर मैटर वेव बन रहा होगा ना, उसके लिए एच डिवाइड बाई लैम्डा एनर्जी का फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना है बच्चों ना, इसकी गलती नहीं करनी है। सो अगर एक एम मास का पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है तो बच्चों उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी ना बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो h अपॉन mv के बराबर होती है। mv बच्चों इसका मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, h अपॉन mv के बराबर होती है। आपको पता होगा कि जो m इंटू वी जो मोमेंटम होता है बच्चों, हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2m इंटू के बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर 2m इंटू के, h अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू के। अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बच्चों तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह का ध्यान रखना, मैंने पीवाईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं, इस पर तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अगर कई बार एक पार्टिकल को वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के क्रॉस अगर एक्सेलरेट किया गया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, क्यू वी एक्सेलरेटिंग के बराबर होती है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है h अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू क्यू वी एक्सेलरेटिंग के बराबर। बच्चों h, m और q की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई रूट के अंदर वी एक्सेलरेटिंग, रूट के अंदर वी एक्सेलरेटिंग बच्चों एक ये फॉर्मूला बनता है। जेई मेन में बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इन्होंने दे दिया था कि लैम्डा डी ब्रोगली का फॉर्मूला दिया 1.227 डिवाइड बाई नीचे x लिख दिया, बोला कि x क्या होगा, तो x बच्चों वो रूट के अंदर वी एक्सेलरेटिंग होगा। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। अच्छा एक और चीज जो यहाँ पे मैं भूल गया हूँ बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको पता है ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ट्रांसलेशनल, क्योंकि ये इसमें लीनियर मोमेंटम चाहिए ना, तो वो होती है बच्चों 3/2 kT के बराबर। गैस मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो 3/2 kT होती है। तो बच्चों गैस मॉलिक्यूल का डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर कोई आप लोगों से पूछे तो h डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3m इंटू के इंटू टी के बराबर हो जाएगा। टी इज द टेम्परेचर हियर। ठीक है, केल्विन में पुट करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3/2 kT आ रहा होगा ना, 2 से 2 काट दिया, ये बन जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द गैस मॉलिक्यूल। अच्छा हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों रेडिएशन प्रेशर का और रेडिएशन फोर्स का। मान लो बच्चों एक आई मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया का, एक क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से दे रखा है, आई इंटेंसिटी का रेडिएशन यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहा है। तो रेडिएशन फोर्स का जो रेडिएशन फोर्स के मतलब 2-3 क्वेश्चन आए थे, मतलब ना मैंने अभी जो 60 क्वेश्चन कवर किए ना उसमें 2-3 ही मिले थे मेरे को ना। रेडिएशन फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो आई इंटू ए डिवाइडेड बाई सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इंटू 2r प्लस का ए के बराबर होता है। आर इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, ए बच्चों इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, आई ए डिवाइडेड बाई सी 2r प्लस का ए, बच्चों ये होता है इसका रेडिएशन फोर्स। और अगर रेडिएशन प्रेशर लिखना है बच्चों, पी रेडिएशन अगर लिखना है तो बच्चों वो आई डिवाइडेड बाई सी 2r प्लस का 1 के ए के बराबर आ जाएगा। अगर बच्चों परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो r की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो बच्चों ए की वैल्यू 1 के बराबर होगी, r की वैल्यू 0 के बराबर होगी। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, इन दोनों फॉर्मुलास को याद रखना बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था इन्होंने जेईई मेन में, उन्होंने बोला कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही थी ना वो किसी और मीडियम में हो रही थी और उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों दे रखा था, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना बच्चों ये बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये बच्चों स्पीड ऑफ लाइट है। तो किसी और मीडियम में आ रही होगी तो उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा ये वेरिएशन दे सकते हैं। रेडिएशन प्रेशर सब बच्चों को क्लियर हो गया भाई। अब आ जाते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पहला पार्ट था बच्चों जिससे ज्यादातर क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं। मैंने पहला वाला पार्ट कवर कर दिया तुम्हारा। ठीक है, फोटोन के बारे में पूछा जा सकता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा जा सकता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो बच्चों कंपैरिजन बहुत सारा कराया जाता है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सबके बहुत सारे, कभी काइनेटिक एनर्जी सेम दे देंगे, कभी स्पीड सेम दे देंगे, कभी कुछ सेम दे देंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम दे देंगे, फिर पूछेंगे बच्चों को इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, मतलब ना इस तरीके के क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, जो इस वाले में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों, तुम्हें पता होगा कि जब आप, मैं स्पीड इसलिए ज्यादा रख रहा हूं बच्चों जिससे कि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके, है ना, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े। सो बच्चों जब एक मेटल सरफेस को आप सुइटेबल वेवलेंथ के रेडिएशन से रेडिएशन इंसिडेंट कराते हो तो बच्चों उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि हर एक वेवलेंथ के लिए निकलेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ के लिए यहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ के लिए रेडिएशन यहाँ पे अगर आप इंसिडेंट कराते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो रहे होंगे और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों क्या होता है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे ना फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, आपको पता होगा वो एच डिवाइडेड बाई लैम्डा और एच इंटू न्यू करके लिखते हैं हम लोग ना। तो बच्चों यहाँ पे जब फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है ना, तो उसको बाहर निकलने के टाइम पे कुछ एनर्जी का लॉस होता है उसका। अगर इस फोटोन की एनर्जी उस लॉस से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ठीक है। अगर उस लॉस की एनर्जी बच्चों, लॉस जो है अगर इससे ज्यादा हो रहा होगा, फोटोन से ज्यादा हो रहा होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। एक होता है बच्चों जिसको बोलते हैं मिनिमम लॉस, जो होगा ही होगा, उसको बोलते हैं बच्चों वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और ये हर एक मेटल के लिए बच्चों अलग अलग होता है। तो बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, तो वर्क फंक्शन के बराबर लॉस तो करके ही आएगा। उससे ज्यादा लॉस करके आ सकता है लेकिन उससे कम लॉस नहीं होगा। वर्क फंक्शन को बच्चों हम यहाँ पे फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई नॉट होता है ना बच्चों, ये वर्क फंक्शन होता है। इतना लॉस तो होगा ही होगा। तो बच्चों पहली बात यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर लॉस होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है ना, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसने जो एब्जॉर्ब किया फोटोन, दैट माइनस का लॉस के बराबर होती है। जब आप इस लॉस को मिनिमाइज कर देते हो, कहते हो कि मिनिमम लॉस बोले तो फाई नॉट के बराबर, ओनली वर्क फंक्शन के बराबर लॉस होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी या नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन ये मिनिमम लॉस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, इस एनर्जी से कम होंगी, मतलब ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से कम होंगी, और इनका एक ग्राफ भी दे रखा होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं होती है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के पास ये वाली एनर्जी होती है, ठीक है, ये वाली। इसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, ग्राफ भी ध्यान रखना है आप लोगों को, और ये समझ में आ गया आप लोगों को कि लॉस तो होता ही होता है, निकलेगा तो बाहर, लॉस होगा ही होगा। और लॉस हो रहा है तो बच्चों उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम कहते हैं, मतलब मिनिमम लॉस जो है जब हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी का निकलेगा। बच्चों एससी की वैल्यू मैंने पहले भी बता दी, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों ना, ये ध्यान रखना है आपको ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ध्यान रखना है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलना। जब भी अगर आप जूल वूल में अगर डील करो ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 पुट करना है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी डिवाइड बाई लैम्डा माइनस का एस सी डिवाइड बाई लैम्डा टी एच। अच्छा, ये जो वर्क फंक्शन होता है इसके दो फॉर्मूले और होते हैं बच्चों ना। एक होता है बच्चों एच इंटू न्यू टी एच, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक होता है बच्चों एच सी डिवाइड बाई लैम्डा टी एच, इसको बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा टी एच को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। अब इसमें ये न्यू टी एच क्या होता है, न्यू टी एच वो मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों, जिससे बड़ी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के लिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब अगर फोटोन की एनर्जी, ये कहां से आया बच्चों, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर होगी तभी बच्चों यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो एच इंटू न्यू टी एच, एच इंटू न्यू जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए बच्चों फाई नॉट से, तो न्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए बच्चों फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच से। तो न्यू की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको न्यू टी एच बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप एच सी डिवाइड बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसको लैम्डा टी एच बोलते हैं। और ये रिलेशन होता है बच्चों वर्क फंक्शन और म्यू टी एच और लैम्डा टी एच के लिए। न्यू टी एच से छोटी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लैम्डा टी एच से बड़ी वेवलेंथ के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वर्क फंक्शन को डायरेक्ट लिख दिया है एच सी डिवाइड बाई लैम्डा टी एच, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड को हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया एच न्यू, यहाँ पे इसको एच न्यू माइनस का एच न्यू टी एच भी लिख सकते हो। बच्चों जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये के मैक्स जो होता है बच्चों, यही होता है ई इंटू वी स्टॉपिंग के बराबर। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है स्टॉपिंग के बारे में, यही याद रखना है, ई इंटू वी स्टॉपिंग इसके बराबर होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चों इन्होंने लैम्डा को मान लो लैम्डा बाई 2 कर दिया, मान लो ना, या म्यू को डबल कर दिया, तो उन क्वेश्चंस में मतलब मैक्सिमम स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, उनको भी जरूर करके जाना, ठीक है। लेट्स मूव टू द बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो करंट। अब आते हैं बच्चों, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप जो बनाया जाता है ना, अगर उसको दोनों जो एमिटर और कलेक्टर जो है उन दोनों को अगर एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया जाए और एक एमिटर लगा दिया जाए, तो बच्चों देखा जाता है कि लाइट जब एमिटर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन निकल के कलेक्टर की तरफ जाते हैं और एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है बच्चों, बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। सो बच्चों फोटो करंट को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। जो फोटो करंट, अगर मैं उसको आईपी लिखूं बच्चों, और यहाँ पे मैं जो
हमारा जो कलेक्टर है और उसका दैट माइनस का एमिटर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं बच्चों, तो जब आप कलेक्टर और एमिटर के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं और फिर वो बाहर से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। तो बच्चों जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने कलेक्टर और एमिटर के बीच में नहीं लगा रखा होता है, तब भी कलेक्टर पर इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से यहाँ पे करंट होता है, ठीक है। तो जब ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब भी बच्चों यहाँ पे करंट होगा। फिर अगर आपने कलेक्टर का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बच्चों और यहाँ पे इस तरीके का करंट आएगा और फाइनली वो सैचुरेशन करंट हो जाएगा। जब कलेक्टर का पोटेंशियल आप नेगेटिव करते जाते हो एमिटर के कंपैरेटिव, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी का लॉस होता है। अब वो लोअर पोटेंशियल पे जाना पसंद इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर पोटेंशियल पे जाना पसंद करता है, उधर की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है बच्चों, एक पोटेंशियल कलेक्टर माइनस का एमिटर, मतलब कलेक्टर जो कलेक्टर जहां पे कलेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एमिटर मतलब जिससे एमिट हो रहे हैं, ठीक है। जब कलेक्टर का पोटेंशियल जो है आपने मिनिमम कलेक्टर का कितना पोटेंशियल नेगेटिव किया जाए कि अब एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे ना पहुंचे तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा होता है, इसीलिए बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रुक जाता है। तो बच्चों इसलिए E इंटू बी एस जो है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है दैट कम्स आउट टू बी के मैक्स, ठीक है। बच्चों जो फोटो करंट होता है ना, ये जो सैचुरेशन करंट होता है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी बोले तो फोटोन का नंबर, जितने ज्यादा फोटोन आ रहे होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे बच्चों ना, उतने ज्यादा मतलब यहाँ पे। अच्छा सैचुरेशन करंट बच्चों इस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता भैया, जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे वो सारे पर सेकंड पहुंचने लग गए, तो चार्ज तो पर सेकंड जो फ्लो कर रहा होगा दोनों के बीच में बच्चों, मतलब सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाओगे, पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट कराओगे, तो सैचुरेशन करंट चेंज होगा। अब यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इस सैचुरेशन करंट को चेंज करने के लिए आपको आने वाले फोटॉन्स के नंबर को चेंज करना होता है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब देखो बच्चों इसमें हमेशा मेक श्योर करना, इंटेंसिटी जो है ना फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर चेंज की गई है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने इंटेंसिटी चेंज की है तो जो फोटो करंट होगा ना वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर सेकंड जितने फोटोन आ रहे हैं दैट इनटू एक फोटोन की एनर्जी, एक मिनट, दैट इनटू एक फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। देखो ये क्या लिखा है मैंने, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी जो आ रही है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं कि एन डॉट फोटोन मान लो पर सेकंड आ रहे हैं, तो एन डॉट फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी ईपी के बराबर है, तो पर सेकंड जो एनर्जी आ रही होगी वो एन डॉट इंटू ईपी के बराबर होगी और उसको एरिया से डिवाइड कर दो। इसमें मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूं कि इंटेंसिटी के मतलब रेडिएशन के परपेंडिकुलर है एरिया, ठीक है। तो इस पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। इंटेंसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, आप हर एक फोटोन की एनर्जी चेंज कर दो या फिर नंबर ऑफ फोटोन चेंज कर दो। हर एक फोटोन की एनर्जी चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ करो। तो अगर क्लियरली जैसे मेंशन हो कि हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, मतलब आपने हर एक फोटोन की एनर्जी को डबल कर दिया, मतलब इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, आपको नंबर ऑफ फोटोन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बोला कि हमने फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने जो आने वाले फोटोन है उनका नंबर डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। इन दिस केस जिसमें आपने फोटोन्स का नंबर चेंज किया उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे केसेस कौन कौन से होते हैं, जब कोई एक सोर्स के पास में रखा है कोई ऑब्जेक्ट, अब आप उसको डबल डिस्टेंस पे ले जाकर रख दोगे तो फोटॉन्स का नंबर चेंज होगा, क्योंकि सोर्स तो वही रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, सोर्स थोड़ी आपने बदला है, आपने डिस्टेंस बदल दी। तो इसमें जो अब एरिया में जो आने वाले जो फोटोन है उनका नंबर चेंज कर दिया, तो ऐसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा ना बच्चों वो चेंज होगा, है ना। वो बस जितने इंटेंसिटी चेंज होगी उसी हिसाब से चेंज होगा। और यहाँ पे तुम्हें पता है पॉइंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस डबल कर दोगे इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, डिस्टेंस आधी कर दोगे इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी सेम प्रोपोर्शन में फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछे जा सकते हैं बच्चों दैट आई हैव कवर्ड। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की है। अब एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था बच्चों, अभी मैंने कल जेईई मेन के पीवाई की जो मैं कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि पहले जो फ्रीक्वेंसी थी ना रेडिएशन की वो 3/2 म्यू टीएच के बराबर थी, मतलब ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 3/2 के बराबर थी। उन्होंने कहा कि हमने फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो बताओ अब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी आधा कर दी ना तो ये 3/4 म्यू टीएच हो गई मतलब अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा, और बच्चा सोच रहा था इस डायरेक्शन में। तो ऐसा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा, ठीक है। एक बच्चों यहाँ पे स्पेशल केस, कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसका क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाता है। तुमने पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई की इक्वेशन या बी की इक्वेशन कई बार आपको ऐसे दे रखी होती है, तो इससे क्या होगा आपको देखो बच्चों, जो टी का जो कोफिशिएंट होता है ना ये ओमेगा होता है, इसको ये ओमेगा से आप लोग ना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई करके, और यहां से आप फोटोन की एनर्जी पता कर सकते हो, ठीक है। बस आपका ध्यान इस पर रहना चाहिए। कई बार बच्चों वो क्या करते हैं कि इक्वेशन जो देते हैं ना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें बच्चों क्या कर देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा 1t प्लस का ई नॉट साइन ओमेगा 2t, मतलब कई बार ये दो ओमेगा अलग अलग दे देते हैं।
तो बच्चों जो बड़ा वाला ओमेगा होगा ना वो उसके जो मतलब अभी एक तरीके से बाइक्रोमेटिक रेडिएशन हो गया, इसमें दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है। तो जो बड़ा वाला ओमेगा होगा ना बच्चों उसके जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें बड़े वाले ओमेगा को लेकर चलना है, क्योंकि उसके फोटोन्स की एनर्जी ज्यादा है, उससे ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन लगाए हैं तो बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा ज्ञान किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ी स्पीड ज्यादा है बच्चों, आप थोड़ा सा इसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अगला पार्ट आता है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों जैसे एक आता है पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है। थॉमसन ने जो मॉडल दिया था बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थॉमसन और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए, इसलिए मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। थॉमसन ने मॉडल जो दिया था उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे स्फीयर में मतलब स्फेरिकल होता है एटम, पूरे चार्ज पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ होता है, ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज का जो पूरा मास है, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। प्लम पडिंग मॉडल उन्होंने दिया था। रदरफोर्ड ने बोला मतलब ये मॉडल फेल हो गया था मतलब ना, ठीक है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया उसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है अनडेविएटेड चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम के अंदर काफी सारा खाली स्पेस होना चाहिए, ये रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया था। तो बच्चों रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया कि नहीं देखिए जी जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो एक टाइनी पार्टिकल के फॉर्म में सेंटर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसकी तरह से क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला रदरफोर्ड का मॉडल भी बच्चों फेल हो गया था। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एनर्जी रेडिएट करके कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में एक क्वेश्चन मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि जो रदरफोर्ड मॉडल में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था उसमें एक इंपैक्ट पैरामीटर का क्वेश्चन होता है। ये होता है बच्चों गोल्ड का न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वो ऐसे करके यहां से इंसिडेंट कराए, इसको बोलते हैं बच्चों, ये वाली जो लाइन होती है ना, अगर मान लो ये गोल्ड न्यूक्लियस इसको अल्फा पार्टिकल को रिपेल नहीं कर रहा होता तो अल्फा पार्टिकल का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना ड्यूरिंग द मोशन, उसको बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर बी बोला जाता है। आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट होकर ऐसे चला जाएगा, है ना, इधर की तरफ चला जाएगा। तो यहां से बच्चों अगर आप इसका वो देखो ना डेविएशन जो हुआ, तो पहले इसको ऐसे जाना था और ये चला गया बच्चों इस तरीके से। तो ये जो डेविएशन होता है ना बच्चों, इसमें जो डेविएशन आया इसका ये स्कैटरिंग एंगल कहलाता है थीटा। जितना इसका डेविएशन है ना स्कैटर जितना हुआ दैट इज कॉल्ड द थीटा। तो बच्चों जो b इक्वल टू बी इसका स्कैटरिंग एंगल और इसका एक फॉर्मूला होता है रदरफोर्ड मॉडल में। वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछने के एक बार एक क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले को करा रहा हूँ, मतलब इसका डेरिवेशन वेरिएशन आप कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी का और उन सब चीजों का ध्यान लगा के, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब ना कभी बस एक क्वेश्चन जेई मेन में पूछ लिया गया, तो जेई मेन में पूछा गया तो बच्चों आप यहां से कर सकते हो। तो स्कैटरिंग एंगल जो होता है बच्चों Z1 इंटू Z2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन इंटू के इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ना। काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है बच्चों एक तो ये cot थीटा डिवाइडेड बाई 2, बस इसको ध्यान रखना, cot थीटा डिवाइडेड बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी नीचे आ रहा होता है बच्चों ना, इन चीजों पर डिपेंड करता है। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, इंपैक्ट पैरामीटर बी, के काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों इस अल्फा पार्टिकल की। ध्यान रखोगे इसको रदरफोर्ड वाले मॉडल को। ओके अगले पे आ जाता है बच्चों बोर मॉडल। बोर ने क्या किया था, बोर ने जो रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन तो मतलब पहले ही फ्लॉप हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी जैसे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को मतलब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया था उसको, उन कमियों को कुछ पोस्टुलेट के थ्रू, ठीक है एक मिनट, उन पोस्टुलेट से उन कमियों को मतलब सही कर दिया था, इंप्रूव कर दिया था। इन्होंने एक मॉडल दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है, एच एटम के लिए, He प्लस एटम के लिए, Li प्लस 2 एटम के लिए, ठीक है, ऐसे एटम्स के लिए जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ स्पेशल रेडियस के सर्कल में ही, स्पेशल रेडियस के ऑर्बिट में ही रहना पसंद करेगा जहां पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अगर कंसीडर करो तो वो वहां पे स्टैंडिंग में फॉर्म कर लेता है। दूसरा इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, ठीक है। बोर मॉडल के बारे में बात बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा जहां भी किसी क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि बोर मॉडल यहाँ पे मतलब एप्लीकेबल है, तो आपको इसको सबसे इस इक्वेशन को जरूर लगाना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π के बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, एंगुलर मोमेंटम को NH/2π लिखना है। तो बोलोगे सर क्या चीज चेंज हो सकती है, कई बार ये जो है ना फोर्स को अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो केस में बात करते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होता है। लेकिन कई बार ये अलग अलग तरीके से दे देते हैं। कई बार जैसे हम आपको ना पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे या पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर दे देंगे, तो बच्चों यहां से फोर्स कैलकुलेट कर लेना माइनस का dv डिवाइड बाई dr करके, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर दे रखी है तो माइनस का dv डिवाइड बाई dr करके फोर्स पता कर लेना बच्चों, और उस फोर्स को क्या करना है आपको, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देना है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर करके।
तो बच्चों एक रिलेशन आपको यहां से पता करना है, दूसरा रिलेशन बोर मॉडल अगर एप्लीकेबल है तो बच्चों आप लोगों का दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, MBR इक्वल टू NH/2 से दोनों से V और R की वैल्यूज बच्चों जो भी डिपेंडेंस हो पूछा जा सकता है कई बार ना। जनरली बच्चों क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स कंसीडर करके चलते हैं, न्यूक्लियर सेंटर पे होता है, जेडी उसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा होता है, तो जो कूलम फोर्स लग रहा होता है दोनों के बीच में अट्रैक्टिव, वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। KZE² डिवाइड बाई R² इज इक्वल टू MV² अपॉन R, एक फॉर्मूला ये लगाते हैं, दूसरा MVR इज इक्वल टू NH/2 ये दो फॉर्मूले लगाते हैं। याद है आपको, याद आ रहा है, KZE² डिवाइडेड बाई R² इज इक्वल टू MV² डिवाइडेड बाई R, एक फॉर्मूला तो ये लगाते हैं हम लोग, पहला जो सर्कुलर ऑर्बिट करवानी है, दूसरा लगाते हैं बच्चों M इंटू V इंटू R इज इक्वल टू NH/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूलों से हमारे बच्चों V और R का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग ना। लेकिन ये चीज कई बार चेंज की जा सकती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी वो फंक्शन ऑफ R दे देंगे, तो आप लोगों को यहां से फोर्स फिर कैलकुलेट करना है माइनस का du/dr करके, ये वाला फॉर्मूला बदलेगा, ये वाला तो बच्चों फिर भी सेम रहेगा अगर बोर मॉडल उन्होंने एप्लीकेबल दे दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखे आप लोगों ने जब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ R दे रखी होती है, ठीक है। हम चलते बच्चों हमारा जो एक्चुअल बोर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों रेडियस आती है ना किसी भी nth ऑर्बिट की 0.529 एंगस्ट्रॉम n² आती है। आप लोग कहोगे सर मेरे को याद नहीं रहता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं अभी आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। V जो आता है ना बच्चों वो 2.19 इंटू 10⁻⁶ Z/n के बराबर आता है। एनर्जी जो होती है ये सबको याद रहती है, माइनस का 13.6 Z²/n², बच्चे को याद रहती है, ठीक है। बच्चों जो RHC होता है ना, इसका कुछ नाम बोलते हैं क्लब करके ना, इसको कुछ एक कांस्टेंट कुछ बोला जाता है। RHC जो होता है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं शायद इसको ना, नहीं R को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, RHC को कुछ बोला जाता है बच्चों ना, अब याद नहीं आ रहा मेरे को। RHC की वैल्यू भी ध्यान रखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ये पता होगा बच्चों, जो किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो माइनस का 13.6 Z²/n² होती है, इतने ही मैग्नीट्यूड की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, बस उसका जो टोटल एनर्जी होती है ना उसी के बराबर मैग्नीट्यूड होता है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डबल होती है टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, नेगेटिव होती है और डबल होती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, टोटल एनर्जी का। ये ध्यान रखना है बच्चों ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इनके रिलेशन जो होते हैं ना। अब बच्चों एक यहाँ पे ट्रिक है बच्चों ना, इन फॉर्मूलाज को याद रखने का एक ट्रिक बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो V होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है, तो बच्चों जो V होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये चीज मास पे डिपेंड नहीं करती। और आपको एक चीज याद है कि एनर्जी जो होती है ना nth ऑर्बिट में, जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कि Z²/n² के बराबर प्रोपोर्शनल होती है। आप बोलोगे यस सर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी तो Z²/n² के प्रोपोर्शनल होगी। आप बोलोगे यस सर, काइनेटिक एनर्जी भी Z²/n² के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इसको मैं हाफ mv² लिख सकता हूं, और ये बच्चों Z²/n² के प्रोपोर्शनल होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे यस, तो V बच्चों Z/n के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। V जो बच्चों Z/n के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप यहां से याद रख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी भी तो बच्चों Z²/n² के प्रोपोर्शनल होगी, जैसे टोटल एनर्जी Z और N पे डिपेंड कर रही है वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों KZE² डिवाइडेड बाई R, ये Z²/n² के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों लिखा मैंने बच्चों, न्यूक्लियस में Ze चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे माइनस E चार्ज का होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KZE इंटू दिस डिवाइडेड बाई, मतलब माइनस भी आएगा, लेकिन यहां से आपको R जो है ना बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z के बराबर आ जाएगा। देखो ये आ गए ना फॉर्मूले, इन फॉर्मूलास को ऐसे याद रखोगे, एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, बाद बाकी सब काम हो जाएगा। कई बार बच्चों वो हाइपोथेटिकल सिस्टम दे देते हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह हमने कोई दूसरा पार्टिकल यूज कर लिया, उसका मास इतना है। तो हाइपोथेटिकल सिस्टम में बच्चों क्या हो जाएगा, जो E है ना बच्चों, ये E का मास पे डिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉन के मास पे क्या डिपेंडेंस होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। V का बारे में मैंने तो पहले ही बोल दिया कि V मास पे डिपेंड नहीं करता। आप इसका फॉर्मूला भी देखोगे ना, तो MVR वो जो डेरिवेशन करते हैं तो M से M कट जाता है, mv²/r में M जो आ रहा होता है, MVR में M जो आ रहा होता है कट जाता है। तो V बच्चों मास पे डिपेंड नहीं करता। V मास पे डिपेंड नहीं करता है तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके मास के। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह अगर डबल मास का कोई और पार्टिकल घुमाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी भी बच्चों M के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी M के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, 1/r M के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब R जो बच्चों 1/m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो M पे तीन तरीके के वेरिएशन किए जा सकते हैं। V के बारे में पूछे कि इस ऑर्बिट में इस एटम के लिए मतलब V क्या होगा, R के बारे में पूछ सकते हैं, और कई बार आपसे पूछ सकते हैं R का इलेक्ट्रॉन के मास पे क्या डिपेंडेंस होगा ना, वो सब बता दिया। एनर्जी का मास पे क्या डिपेंडेंस होगा वो सब बता दिया। सारे फॉर्मूले बच्चों आप यहां से डेराइव कर सकते हो। यू हैव टू रिमेंबर 2 फॉर्मूलाज ओनली। इसका डेरिवेशन खुद से करके देखना एक बार ना। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि V M पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा याद रखना है आप लोगों को E इक्वल टू माइनस का 13.6 Z²/n²। इन फॉर्मूला से बच्चों ये आप सारी डिपेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हो।
ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना यार वीडियो को, है ना। अब आते बच्चों एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन वाली चीजों पे। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल, मतलब आपको पता होगा बच्चों हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके एनर्जी लेवल होते हैं। सबसे पहले एनर्जी लेवल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सब दूसरे वाले को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड वाले को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बच्चों। इसमें बच्चा कई बार गलती कर देता है, थर्ड वाले को सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन चलता जाता है। एनर्जी जो होती है बच्चों किसी भी ऑर्बिट की वो माइनस का 13.6 Z² के बराबर होती है। एन की वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास हर एक की एनर्जी आ जाएगी, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो चाहे हीलियम एटम हो, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी एनर्जी बच्चों माइनस का 13.6 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की माइनस का 3.4 होती है। इनका डिफरेंस होता है ना फर्स्ट और सेकंड का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस बच्चों 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादातर यूज किया जाता है। ये तो आपको याद रखने। हाइड्रोजन एटम का जो पहले और दूसरे का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो हीलियम के अंदर बच्चों दूसरे और चौथे का होता है, और लिथियम +2 के अंदर तीसरे और छठवें का एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन एटम के अंदर बच्चों 1 और 3 का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना हीलियम के अंदर वो किस किस के बीच में होगा, 2 और 6 के बीच में होगा, और लिथियम के अंदर वो 3 और 9th वाले के बीच में सेम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को ना। ये ध्यान रखना है, कुछ ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। ओके खैर ये सारी बातें हो गई। कोई भी इलेक्ट्रॉन बच्चों एक मतलब दो एनर्जी डिफरेंस के बीच के एनर्जी के बराबर फोटोन एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। मतलब ना एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और एमिट करेगा ऊपर से अब नीचे आएगा तो एमिट करेगा। अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा एनर्जी का या कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, या जब नीचे आएगा तो एमिट करेगा। मतलब वो फ्रैक्शंस में नहीं ले सकता फोटोन, ये ध्यान रखना है। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, जब हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होता है उसको एक्साइट करना बोलते हैं, लोअर आ रहा होता है बच्चों उसको डी एक्साइट करना बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो फोटोन की एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा उसकी एनर्जी जो होती है ना वो बच्चों दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो मान लो mth हायर एनर्जी लेवल है, nth लोअर एनर्जी लेवल है, तो जब ऊपर जाएगा तो em माइनस का em, और जब नीचे आएगा तो ये एमिट करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे एमिट करेगा और यहाँ पे बच्चों ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो em माइनस का en की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे देखो ये 13.6 1/n² माइनस का 1/m² आ जाएगा। बच्चों एक काम करना, मैं माइनस को पता है पहले ही एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे m की वैल्यू छोटा वाला है यहाँ पे लेना है और बड़ा वाला यहाँ पे लेना है, एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा आ जाएगा। देखो मैं हमेशा क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा ना तो मैं यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे बड़ी वाली, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है ना, तो इसको पूरे को पॉजिटिव रखना है ना मेरे को। नहीं तो आप यहाँ पे वैसे वैल्यू पुट करोगे ना तो देखो ये आएगा माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई m², माइनस का -13.6 डिवाइडेड बाई n²। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए देखो ये 1/n² माइनस का 1/m² आ रहा होता है। हमें पता है 13.6 RHC के बराबर होता है, R होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, HC कट जाएगा, 1/λ इक्वल टू R 1/n² माइनस का 1/m² आ जाएगा। ध्यान ये रखना है, छोटा वाला यहाँ पे रखना है, बड़ा वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। R की वैल्यू बच्चों आपको ध्यान रखनी है 1.097 × 10⁷ पर मीटर के बराबर होती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? ओके अब एक होता है बच्चों एक रिकॉइल स्पीड और होता है, ठीक है। एक होता है रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से नीचे आता है वो, तो वो फोटोन एमिट करता है। फोटोन जब बाहर निकलता है तो फोटोन के पास होता है मोमेंटम। अगर एटम फ्री टू मूव है तो फोटोन मोमेंटम लेके जा रहा है, तो इस पे क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन से इसके पास एक रिकॉइल स्पीड आएगी पीछे की तरफ, तो फोटोन का मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फोटोन का मोमेंटम और इसका मोमेंटम जो एटम है बच्चों इसका मोमेंटम बराबर होंगे। मोमेंटम बराबर करके और एनर्जी वगैरह से एक फॉर्मूला आता है बच्चों रिकॉइल स्पीड का। वी रिकॉइल जो होता है ना बच्चों, एनर्जी डिफरेंस जो एनर्जी ट्रांजिशन हुआ दैट डिवाइड बाई m × c के बराबर होता है। डेल्टा E डिवाइड बाई m × c के बराबर, m मास ऑफ एटम होता है, c बच्चों स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को। रिकॉइल स्पीड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और बड़े आराम से बस वैल्यू पुट करते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर जब डी एक्साइटेशन हो रहा होता है ना, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक चीज और बता दूं, डी एक्साइटेशन में कई बार यहाँ पे लिखी हुई भी है नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो आपको मिल सकती है किसी भी एनर्जी लेवल से। मान लो m से n में आ रहा है कोई ना, m से n में आ रहा है, तो m माइनस का n प्लस का 1 C2 के बराबर एनर्जी होती है। जैसे मान लो कोई 3 से 1 में आ रहा है, 3 to 1 पहुंच रहा है, ठीक है, 3 to 1, तो यहाँ पे बच्चों आपको 3 माइनस का 1 प्लस का 1 C2, तो 3 C2 डिफरेंट रेडिएशन मिलेंगे बच्चों ना। 3 इंटू कितने मिलेंगे, 3 डिफरेंट रेडिएशन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो बच्चों ना। ओके अब आते हैं बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों एक लाइमन सीरीज होती है। लाइमन सीरीज क्या होती है बच्चों, जब mth एनर्जी लेवल से n = 1 में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर आ रहा है, मतलब फाइनल स्टेट उसकी n = 1 है, ठीक है।
m बच्चों 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों ये लाइमन सीरीज, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सारी लाइमन सीरीज कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 माइनस का 1 अपॉन m स्क्वायर आ जाएगा। मैंने बोला था ना छोटा वाला यहाँ पे रखना है, तो नीचे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो ऐसे कर लेना। जो बच्चों इसकी सीरीज लिमिट होती है ना, ठीक है, इसकी जो सीरीज लिमिट होती है इन्फिनिटी से जब n इक्वल टू 1 में आता है ना, तो बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन लिमिट होता है उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं, और 91.2 नैनोमीटर के बराबर होती है। लैम्डा मिनिमम कहते हैं इसको, ये होता है बच्चों लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम जो फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं इसको ना, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा होता है ना बच्चों, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज मिलती है 121.5 नैनोमीटर। ये सारा यूवी रेडिएशन होता है, ठीक है। लाइमन सीरीज जो है यूवी रीजन में आती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन होता है बच्चों ना, यूवी रेडिएशन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बामर सीरीज जब n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा हो, किसी हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्ट n इक्वल टू 2 में पहुंच रहा हो बच्चों, तो बामर सीरीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 2 होगी, तो यहाँ पे बच्चों लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन m स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम बच्चों ये होता है, लैम्डा मैक्सिमम ये होता है। लैम्डा मिनिमम तो सीरीज लिमिट हो गई, और ये फर्स्ट लाइन हो गई। ये बच्चों ओवरलैप करता है विजिबल रीजन के साथ, ठीक है। इसकी रेडिएशन जो है विजिबल रीजन के साथ ओवरलैप करती है, ठीक है। ऐसे बच्चों पार्शियल सीरीज होती है जब n इक्वल टू 3 में जा रहा होता है। जैसे फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की कहलाएगी, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहलाएगी 2 से 1, सेकंड लाइन कहलाएगी 3 से 1, थर्ड लाइन कहलाएगी बच्चों 4 से 1। ऐसा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था 60वां क्वेश्चन जो मैंने पीवाईक्यू में अपलोड किया ना टेलीग्राम पे, वो वाला बच्चों इसी का था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। डायरेक्ट उसको जरूर देखना बच्चों, इस वाले पार्ट में ना सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे वही लगा था। अब आते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स में से बच्चों रेडियो एक्टिविटी का स्टैटिस्टिकल लॉज उड़ा दिए, मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको उड़ा दिया इन्होंने ना, बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पहले तो हम ऑल अबाउट न्यूक्लियस बात कर लेते हैं बच्चों। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के मास को मेजर किया जाता है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में, एएमयू में, ठीक है। एएमयू जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली कार्बन जो C6C12 कार्बन एटम होता है ना, जब वो रेस्ट पे होता है और ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उसके मास का 1/12 जो होता है ना बच्चों, वो 1 एएमयू होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मास एग्जैक्टली इंटीजर मल्टीपल ऑफ एएमयू आता है, दैट इज द कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम का मास 12 एएमयू के बराबर होता है, बाद बाकी का थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो कार्बन एटम का जो मास होता है ना बच्चों, रेस्ट में जब रहता है ग्राउंड स्टेट में, उसके 1/12 के बराबर 1 एएमयू को डिफाइन किया है इन्होंने ना। 1 एएमयू बच्चों 1.6603, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना, दैट इनटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। एक एएमयू को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे ना बच्चों, आपको तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है बच्चों ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा होता है बच्चों रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बच्चों फर्मी मीटर के ऑर्डर की होती है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। यहाँ पे बच्चों रेडियस होती है ना r0 a की पावर 1/3। ए होता है बच्चों एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। ये इसे कई बार नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। एटॉमिक मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्लियर बच्चों। एटॉमिक मास नंबर r0 जो होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ज्यादातर तो बच्चों कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मतलब ना रेडियस एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो होती है ना बच्चों, डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास कैसे लिखोगे, मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास में स्मॉल m मान लो, दैट इनटू a, ये टोटल मास होगा न्यूक्लियस का, दैट डिवाइड बाई 4/3 पाई r3। तो r में बच्चों तुम्हें पता है a की पावर 1/3 आ रहा है, तो a की पावर 1/3 से एडजस्ट हो जाएगा, a कट जाएगा बच्चों। ये एलिमेंट पे डिपेंड ही नहीं करती डेंसिटी, सारे एलिमेंट्स के लिए डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो सेम रहती है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग एक के दो एलिमेंट बोल देंगे, A1 और A2 ये दे रखे, बताओ इनकी डेंसिटी में क्या रेशियो होगा, सेम 1:1। ऐसे आए ये क्वेश्चन ना बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है, डेंसिटी सेम रहती है। अब होती है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा होता है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्लब होके बच्चों ये बनाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, न्यूक्लियस बनने से पहले जो टोटल मास होता है, और जब न्यूक्लियस बन के आता है, जो न्यूक्लियस आता है उसका मास, न्यूक्लियस का मास कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास से। तो ये जो मास का जो लॉस हो गया ना बच्चों, जो मास लॉस हो गया है, आइंस्टीन की जो एनर्जी इक्वेशन है, एनर्जी मास रिलेशन है बच्चों, उससे हम कहते हैं कि जो मास लॉस हुआ है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और वो एनर्जी बच्चों न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान बाहर निकल जाती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप उतनी एनर्जी दे दोगे तो आप उस न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ सकते हो, इसलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। न्यूक्लियस के बाइंड होने पे, मतलब इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाइंड होने के दौरान जो एनर्जी निकली है, इनको अनबाउंड करने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा mc² के बराबर होती है। डेल्टा m हमेशा एएमयू में मेजर किया जाता है।
एएमयू में अगर आप पुट कर रहे हो बच्चों मास को, तो उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। डेल्टा एम को मास डिफेक्ट बोला जाता है। बच्चों कई बार ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, ए प्लस का बी से सी प्लस का डी बन रहा होगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज। कई बार ऐसा पूछा जाता है एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला ये होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों ये रिएक्शन कराने के लिए पहले आपको ए को और बी को तोड़ना पड़ेगा, तो आपको इनको बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब ये फॉर्म हो रहे होंगे तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, तो निकलने वाली एनर्जी में से जो आपने सप्लाई की उस एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो एनर्जी रिलीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बच्चों ये होता है एनर्जी रिलीज। अगर ये नेगेटिव आया मतलब इसमें नेट एनर्जी गई होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में कई बार बच्चों कंफ्यूजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देते हैं, उसका ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये डिफरेंस लिखना। ठीक है, तो अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों जितनी ज्यादा होती है ना उतना ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियस, ये भी ध्यान रखना। स्टेबिलिटी भी डिसाइड होती है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो ये कुछ इस तरीके के बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों ना, मास डेल्टा एम वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी का मतलब मैंने बताया ना स्टैटिस्टिकल लॉज नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा डिके तो हमारे सिलेबस में है। अल्फा डिके जो होता है बच्चों, अल्फा होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम जो एटम होता है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन्स उड़ा दो, जो मुंडी मुंडी बचेगी ना, मतलब जो न्यूक्लियस बचेगा, जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, दैट इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों जब भी अल्फा डिके होता है ना, कोई भी न्यूक्लियस जो हैवी न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चों, जनरली वो अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए, तुम्हें पता होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ होता है बच्चों ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा होता है, फिर ये यहाँ पे ऐसे जाने के बाद ऐसा हो जाता है। तो जो मिडिल वेटेड न्यूक्लियस होते हैं ना, जो आयरन होता है बच्चों ना, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, उसको सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है। आगे वाले जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जाती है। इनको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपना एटॉमिक मास नंबर ये ए के साथ है बच्चों ना, प्लॉट एटॉमिक मास नंबर घटाते हैं मतलब ना, तो ये अल्फा डिके भी कर सकते हैं। अल्फा डिके करके बच्चों ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपनी बढ़ाते हैं और स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। तो मान लीजिए कोई ZXA ये कोई एलिमेंट था बच्चों, एक एटम है बच्चों, इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल डिके किया। तो जब अल्फा पार्टिकल डिके होता है ना, तो 2 प्रोटॉन गायब होते हैं और 2 न्यूट्रॉन गायब होते हैं। ठीक है, तो बच्चों Z में से Z माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और A में से A माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से घटेगा ये, और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल मिल जाएगा। और समटाइम्स बच्चों गामा डिके भी इसमें साथ ही साथ हो रहा होता है। ई एनर्जी का एक फोटोन निकल रहा होता है, जिसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। जो इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू होती है ना बच्चों, वो ये होती है mx। x का मास ऑब्वियस बात है ज्यादा रहा होगा इन दोनों से, तभी तो एनर्जी निकल पाई। यहाँ पे एनर्जी कहां से आई, तो mx प्लस माइनस का m बाई माइनस का mh इंटू सी स्क्वायर। अगर आपने इनको एएमयू में पुट किया तो बच्चों यहाँ 931 स्क्वायर को हटा के 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना। जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है ना अल्फा पार्टिकल की, वो इस तरीके से लिख सकते हो एम वाई डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू क्यू माइनस का ई। अगर ई नहीं है मतलब ना गामा डिके नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्यू रख देना। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों, और ये हो गया आपका। आपको बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये तो ज्यादा नहीं, मतलब एक तो इस वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार बच्चों पूछा जाता है ये कि कितने अल्फा पार्टिकल डिके होंगे, कितने नहीं होंगे। ये जो है ना बच्चों, ये जो एटॉमिक मास नंबर जो ऊपर होता है, ये अल्फा डिके में ही चेंज होता है। हर अल्फा डिके में 4 से चेंज होता है, मतलब ना कुछ भी हो रहा हो, बीटा बीटा में चेंज नहीं होता, बीटा डिके में गामा डिके में चेंज नहीं होता। ये जो चेंज होगा बच्चों, जितना इसमें चेंज आए दैट डिवाइडेड बाई 4 कर देना, अल्फा डिके का नंबर आ जाएगा आपके पास ना। हमेशा ध्यान रखना, अल्फा डिके का नंबर अगर आप पता करना है तो ये इसमें एटॉमिक मास नंबर में जितना चेंज हुआ दैट डिवाइड बाई 4 कर दो बच्चों, अल्फा डिके आ जाएगा। ठीक है, बीटा डिके जो होता है बच्चों, बीटा डिके मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक न्यूट्रॉन जो है, जब NYZ जो होता है ना, NYZ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिवाइड बाई प्रोटॉन बच्चों जो रिक्वायर्ड है स्टेबिलिटी के लिए, उससे ज्यादा जब होता है ना, तो बच्चों एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया एक, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन बना तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं बच्चों बीटा नेगेटिविटी के। साथ ही साथ बच्चों का एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके की रिएक्शन होती है। क्यू वैल्यू बच्चों इसकी ये होती है, ज्यादातर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है या फिर इसे एंटी न्यूट्रिनो के पास होती है। एंटी न्यूट्रिनो जितनी एनर्जी ले जाता है उसके अलावा सारी एनर्जी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास होती है, ये ध्यान रखना है। एक होता है बच्चों बीटा पॉजिटिव डिके, बहुत ही रेयर प्रोसेस है बच्चों ना बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस डिके को होने के लिए। इसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन जो है ना, क्योंकि उसका मास कम होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लेता है ये रिएक्शन ना, तब जाके। लेकिन कई बार फेवरेबल कंडीशन में ये रिएक्शन हो जाती है कि एक प्रोटॉन जो एनर्जी लेके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक वो पॉजिट्रॉन बनाता है, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन जो बना वो तो न्यूट्रल हो गया, तो इसमें जेड घट जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे Z+1 हो रहा है ना, इसमें बीटा पॉजिटिव डिके में Z- का 1 होगा,
और आपके पास एक न्यूट्रॉन बन जाएगा, एट ए जो है सेम रहेगा, एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा और एक न्यूट्रिनो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बीटा पॉजिटिव डिके की जगह पे ज्यादा अच्छा होता है के कैप्चर कर लेता है। ठीक है, के कैप्चर रिएक्शन भी होती है यहाँ पे ना, मैं इसमें लिखना भूल गया। व्हाट इज दिस के कैप्चर बच्चों, मैं पहले बताता हूँ बीटा पॉजिटिव डिके क्यों होता है। जब प्रोटॉन्स ज्यादा एक्सेस में होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, जितने रिक्वायर्ड है, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, कम होता है स्टेबिलिटी वाले से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटाने होते हैं, मतलब तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है। के कैप्चर क्या होता है, न्यूक्लियस अपने के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं, क्योंकि अब प्रोटॉन को अकेले को न्यूट्रॉन नहीं बनाना, प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन का मास भी मिल गया तो वो मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, इसे के कैप्चर बोलते हैं। और इसमें बच्चों इसमें भी जेड चेंज हो जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन के शेल का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो के शेल में बच्चों जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको फिल करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलती है, लेकिन वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलती है, Z-1 वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि अब वहां पे इफेक्टिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है वो Z-1 ही हो गया ना। ठीक है, के कैप्चर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, के कैप्चर ज्यादा फिजिबल है मतलब बीटा पॉजिटिव से। अब दो न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चों जो हमारे सिलेबस में है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन है वो है यूरेनियम 235, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, जिसकी एनर्जी जो होती है ना 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है बच्चों, इसको एब्जॉर्ब करता है और यूरेनियम 236 बना देता है। फिर यूरेनियम 236 बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये टूट के बच्चों दो मिडिल वेटेड न्यूक्लियर में टूट जाता है, 2 से 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे एमिट होते हैं और बहुत सारी एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रही होती है। पर रिएक्शन जो एनर्जी मिल रही होती है ना बच्चों, हमें करीब करीब यहाँ पे पर रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिल रही होती है। कई बार बोला जाता है कि एक पावर प्लांट बनाना है 100 मेगावाट का, कितना यूरेनियम पर डे रिक्वायर्ड होगा, तो आप एक काम करना कि एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, आपको 100 मेगावाट चाहिए, तो आपको कैलकुलेट कर लेना कितने रिएक्शन कराने पड़ेंगे आपको, या है ना पर सेकंड कितने रिएक्शन कराने पड़ेंगे, या ऐसा पूछ लिया कि पर डे की कितनी खपत होगी, तो पर डे तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए उसको एक रिएक्शन की एनर्जी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ रिएक्शन पता लग जाएंगे। हर एक रिएक्शन में एक यूरेनियम एटम यूज हो रहा है, उतने यूरेनियम एटम आ जाएंगे, यूरेनियम एटम से नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेना, नंबर ऑफ मोल से मास पता कर लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों ना। ये यूरेनियम 235 जो होता है ना बच्चों बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 0.7% होता है करीब करीब ना, और 99.3% होता है बच्चों नेचुरल यूरेनियम में, यूरेनियम 238। तो इसको एक्सट्रैक्ट भी करना मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होती है ना, चलो खैर उन सब चीजों के बारे में हमें बात नहीं करनी यहाँ पे ना। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना बच्चों ना, वैसे तो इसमें मतलब डेल्टा MC स्क्वायर मतलब ज्यादातर क्वेश्चन मतलब यही आते हैं ऐसे ना। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसमें बच्चों जब भी रिएक्शन जो भी होगी ना वो आपको गिवन होगी, मतलब ना कई बार तो सिंपल सिंपल से दे देते हैं, मतलब मान लो 3 He मिलके कार्बन बना रहे हैं, ऐसा दे दिया, He का मास दे दिया, कार्बन का मास दे दिया, तो बस इसमें तुम्हें एनर्जी वगैरह अगर कैलकुलेट करनी है ना बच्चों एनर्जी, तो वो डेल्टा MC स्क्वायर से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, मास में जो चेंज आया ना बच्चों, इनका मास ज्यादा रहा होगा, इसका कम रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा मतलब ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है इससे, या फिर अगर कुछ नहीं बोला है तो वो फ्यूजन रिएक्शन में पर रिएक्शन जो एनर्जी एमिट होती है ना बच्चों वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी रिलीज होती है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वाले क्वेश्चन कर लेना। कैसा लगा बच्चों वीडियो, बहुत ही जल्दी मैंने क्रिस्प रिवीजन आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का करा दिया है। बाद बाकी बच्चों अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और वहां पे जाके आप लोगों को ना मैं क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस PYQs मैंने यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए, कोई परेशानी आएगी तो आप उनको प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब चैनल जाओ, प्रैक्टिस कर लो बच्चों। ठीक है, सॉरी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों टेलीग्राम पे जाओ और जाके जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अपनी मॉडर्न फिजिक्स एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स की। सो बच्चों अच्छा दूसरी बात बच्चों, हमारी ऐप अगर आप लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी एक बार डिस्क्रिप्शन में ऐप भी चेक कर लेना, वहां पे मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। वहां पे बच्चों मैं इसी तरीके से थ्योरी कराऊंगा, क्योंकि अब तो JEE मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं सारे टॉपिक तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी कवर कर दूंगा। इस तरीके की थ्योरी कराने के बाद बच्चों में उस क्रैश कोर्स के अंदर ऐसे थ्योरी होगी, ठीक है, ऐसा एक वीडियो मतलब मैं अपलोड करूंगा जिससे आप पहले थ्योरी पढ़ लोगे, पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिर आप कहोगे कि फिर मैं आऊंगा लाइव आने के बाद बच्चों क्या होगा, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इन पे क्वेश्चन, जैसे मैं भी बोल रहा था ना कि उस पर ये वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं पहले से लेके आऊंगा कि देख भाई इसका ये प्रैक्टिस कर ले, ये इसका ये प्रैक्टिस कर ले। JEE मेन का एकदम मतलब अलग ही लेवल पे जाके प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपका एक मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस करो एंड देन यू आर फ्री। तो JEE मेन की तैयारी तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। कॉम्बो क्रैश कोर्स है JEE मेन और एडवांस के लिए, उसमें बच्चों आपको एडवांस के लिए क्या करा रहा हूं मैं, एडवांस के लिए मैं आपको 2 दिन मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो ये सारा के सारा बच्चों अगर आपको करना है तो आपको मेरा कॉम्बो क्रैश कोर्स अब मेरी ऐप पे जाके इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है मेरे साथ तो जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो बच्चों। 18 जनवरी तक उसमें अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर में बच्चों क्या होगा,
उसमें पहले, उसमें मतलब आपको जेई एडवांस तक और कोई कोर्स खरीदने की मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अर्ली बर्ड ऑफर मिस मत करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और टॉपिक के साथ मैं हाजिर रहूंगा कुछ ही टाइम में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।